हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल परफेक्ट प्रेडिकेशंस में। दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से मैं पिछले 1-1.5 महीने से आप लोगों के बीच नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों घबराने की बात नहीं है। मैंने जो भी दिक्कतें थी उसको कंप्लीट कर लिया और लगातार अब से मैं आपके सामने आऊँगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप मेरी और जो पैनल्स देख रहे हैं ये एलईडी पैनल है जिसे मैंने रिसेंटली मंगाया। चूँकि वीडियो शूट करने में आप लोगों के लिए वीडियो लाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, प्रेडिक्शंस लाने में दिक्कतें हो रही थी। तो अब ये दिक्कतें खत्म हो गई है। आप जो कहते थे कि भैया दिख नहीं रहा है, भैया लाइट रिफ्लेक्शंस कर रहा है, ये सब कुछ भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कितना प्रॉपर वीडियो आ रहा है। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं ना, ड्रीम 11 के ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि इसी टॉपिक को नहीं जानने की वजह से आप लोग बार बार हार जाते हैं और जीत नहीं पाते हैं। तो ये कौन कौन सी गलतियां हैं, आखिर क्या क्या गलतियां करती हैं जिसकी वजह से हम लोग बार बार हार जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों ड्रीम 11 नहीं जीतने का जो परफेक्ट कारण है ना, वो 3 ऐसे परफेक्ट इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसकी वजह से हम लोग नहीं जीत पाते हैं। तो वो क्या रीजंस है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दे, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन तो दबाना ना ही भूले। क्योंकि जब भी आप बेल आइकन दबा के रखते हैं तो हमारा जो भी वीडियो आता है रिसेंटली सबसे पहले आप तक पहुंचता है। तो बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन सी गलतियां हैं। तो दोस्तों जो ऐसी गलतियां हैं ना, वो 3 इंपॉर्टेंट गलतियां हैं जिसको हम लोग बार बार करते हैं, उन्हीं से बचना है ताकि हम अच्छा खासा विन कर पाए। तो सबसे पहले कौन सी गलतियां होती है, तो सबसे जो पहली गलती है ना दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 2 फोटो है। लेकिन फोटो से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो पहला गलती होता है ना दोस्तों, वो गलती होता है सबसे बड़ा कि आखिर टॉस के बारे में। तो टॉस की अगर बात कर लेते हैं, टॉस की गलती होती है। तो टॉस की गलती आखिर क्या करते हैं, टॉस होती है तो हम लोग ऐसी क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से भाई मैच नहीं जीत पाते हैं। तो टॉस की गलती की अगर बात करें ना, तो टॉस इंपॉर्टेंट चीज होता है मैच में। अगर टॉस इंपॉर्टेंट नहीं होता तो वर्षों से जो टॉस का सिस्टम चले आ रहा है, ये टॉस का सिस्टम होता ही नहीं। तो आप देखते होंगे कि 2 टीमों के बीच आपस में टॉस होती है, कोई टीम टॉस जीतता है तो कोई टीम हारता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि टॉस जीतने वाली टीम कर क्या रही है। तो टॉस जीतने वाली टीम कर क्या रही है, या तो बैटिंग करेगी या तो फील्डिंग करने के लिए उतरेगी। तो बैटिंग करने उतरेगी तो क्यों उतरेगी, और अगर फील्डिंग करने उतरेगी तो क्यों उतरेगी। मतलब टॉस जीतने वाली टीम बैटिंग करना ही क्यों चाहेगी, टॉस जीतने वाली टीम फील्डिंग करना ही क्यों चाहेगी। तो इसके जो इंपॉर्टेंट कारण है ना, वो फील्ड का कारण होता है कि भाई टॉस जीतने वाली टीम फील्ड के अनुसार से बैटिंग या फिर बॉलिंग को चुनता है। तो फील्ड के अनुसार से कहने का मतलब है जो टीम टॉस जीतती है उसके बाद बैटिंग करने के लिए आती है। मतलब इसी से पता चलता है कि टॉस जीतने वाली टीम जो अगर बैटिंग करने आती है, मतलब पिच जो है बैटिंग पिच है और यहाँ पे पहले बैटिंग करते हुए जीतना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इससे ये चीज़ माइंड कंफ्यूजन दूर हो जाता है कि भाई जो टीम टॉस जीत रही है वो अगर पहले बैटिंग कर रही है, फर्स्ट बैट फर्स्ट करने उतर रही है, मतलब पिच जो है पूरी तरह बैटिंग के लिए अनुकूल है। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करेगी, बड़ा सा स्कोर करेगी और सामने वाली टीम को सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने में दिखते होंगे, आसानी से जीतना आसान हो जाएगा। मतलब चेस करने वाली टीम नहीं है। अगर वही बात कर लेते हैं कि टॉस जीतने वाली टीम बैटिंग ना करके फील्डिंग फर्स्ट ले लेती है, फील्डिंग फर्स्ट, तो भाई अक्सर देखते हैं कि हम लोग अपनी दैनिक लाइफ में कि भाई बैटिंग करती है टीम, अब ये टीम फील्डिंग करने क्यों उतर रही है। मतलब ये चीज़ माइंड को सेट कर लीजिए कि जब टीम टॉस जीतती है और बैटिंग करने के लिए उतरती है तो बैटिंग की पिच है, टीम टॉस जीतती है फील्डिंग करने के लिए उतरती है तो फील्डिंग पिच है। इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो टीम टॉस जीतेगी या तो बैटिंग फर्स्ट करने उतरेगी या तो फील्डिंग फर्स्ट करने उतरेगी। अगर बैटिंग फर्स्ट करने के लिए उतरती है तो भाई कौन कौन से हमें बैट्समैन चाहिए, अगर फील्डिंग फर्स्ट करने के लिए उतरती है तो फील्डिंग करते हुए हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को लेना पड़ेगा, बैटिंग वाले सेक्शन से ज़्यादा बैट्समैन को ले या फिर फील्डिंग वाले सेक्शन से ज़्यादा फील्डर्स को ले या फिर ऑलराउंडर वाले सेक्शंस में ज़्यादा प्लेयर्स को ले। तो ये तो टॉस की बात हो गई। उसके बाद डेप्थ की बात कर लेते हैं कि भाई अब तो यहाँ पे बैटिंग अगर पिच है तो कौन से बैट्समैन चाहिए, हमें ओपनर बैट्समैन चाहिए या फिर ऑलराउंडर सेक्शंस वाले बैट्समैन चाहिए या फिर फिनिशर वाले बैट्समैन चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो ये डिपेंड करता है कि पेज क्या कह रहा है, इस पर विकेट कैसे गिरती है। मतलब बॉलिंग करने के लिए जो बॉलर्स आ रहे हैं उनका स्टार्टिंग के ओवर में ज़्यादा अच्छा गेम होता है पिच पे, या फिर डेथ ओवर में लास्ट के ओवर में ज़्यादा अच्छा गेम होता है, या फिर मिडिल ओवर में जब बीच के समय में बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, ज़्यादा विकेट लेकर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखना जरूरी होता है। तो भाई अगर बैटिंग वाली फर्स्ट पिच है तो भाई यहाँ पे बैटिंग पिच है तो यहाँ जो हमें प्लेयर्स चाहिए ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बैटिंग पिच है तो बैट्समैन चाहिए, फील्डिंग पिच है तो ज़्यादा फील्डर्स चाहिए। बैटिंग और फील्डिंग दोनों पिच है
तो फिर क्या करना होगा। ये तो टॉस की बात हो गई। टॉस के बाद अगर बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, तो सेकंड पॉइंट क्या होता है, सबसे दूसरा जो सेकंड पॉइंट होता है उस पॉइंट की अगर बात करें ना सेकंड पॉइंट, तो वो भाई सिलेक्शन ऑफ परसेंटेज डिपेंड करता है, सिलेक्शन परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन। तो टॉस इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन, जो भी कहिए दोनों एक ही बात हो जाती है। तो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शंस क्या होता है, तो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शंस के लिए मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन पे मैंने दो तस्वीरों को लगाया है और दोनों तस्वीरों में एक जो आप तस्वीर देख रहे होंगे ये वाला तस्वीर है और इस वाले तस्वीर को अगर देखा जाए ना, इस वाले तस्वीर को, तो थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए गार्डनर है, एलाइसा गार्डनर, और इसका सिलेक्शन अगर देखा जाए ना, इसका सिलेक्शन देखा जाए तो आप देख सकते हैं 96.96% सिलेक्शन, मतलब यूं कहा जाए कि जो एलाइसा गार्डनर है ये तो एक तरह से ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करती है, बैटिंग भी करती है और इसका सिलेक्शन जो है पूरा 96% सिलेक्शन है। मतलब जितने भी लोग टीम लगा रहे हैं उन सभी के टीम में एलाइसा गार्डनर का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब 100 में से 97 लोग ऐसे हैं जिनके टीम में एलाइसा गार्डनर को रखा गया है। मतलब यूं कहे कि मैच स्टार्ट हुआ, एलाइसा गार्डनर ने विकेट नहीं लिया, एलाइसा गार्डनर ने बैटिंग में अच्छा खासा नहीं किया, तो आप देख लेंगे कि अगर दोनों कुछ नहीं किया तो इनका ड्रीम टीम डीटी पॉइंट जो होता है वो नहीं मिलने वाला है। जब ड्रीम टीम पॉइंट नहीं मिलेगा, मतलब यूं कहा जाए कि 100 में से 97 लोगों ने रखा है और एलाइसा गार्डनर अच्छा नहीं कर पाती है, तो पता चलेगा कि एक एलाइसा गार्डनर ने पूरे टीम को फ्लॉप कर दिया और वो टीम रिविनिंग टीम जॉन से बाहर हो गई। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप एलाइसा गार्डनर को, ए गार्डनर को ना ले, लेकिन कई टीमों को अगर आप बना रहे हैं तो एक दो टीम में रखें। ऐसा नहीं कि कभी कभी जिस पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है ना वो भी धोखा दे जाता है। तो सेम समझ लीजिए कि एलाइसा गार्डनर के साथ है, ये भी आपको धोखा दे सकती है। दूसरा चीज़ क्या देख रहे हैं, दूसरे वाले फोटो में आप देख सकते हैं, इस वाले फोटो में देखिए कि इसमें तहिला MC के ग्रेथ है, तो इसका सिलेक्शन 83.71% सिलेक्शन दिया हुआ है। इसको देख लेते हैं। जब आपने इसको देखा कि ये तहिला मैक ग्रेथ है, इसका सिलेक्शन अगर आप देखेंगे तो भाई इसका 83% सिलेक्शन दिखाया हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं एल डिनले का 87.52% सिलेक्शन दिखाया हुआ और ओ प्रोस्टिकाइट्स का 80% दिखाया हुआ है। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे ना इसके नीचे में, ये तो सिलेक्शंस वाले को मैंने इंडिकेट किया हुआ है ये सब प्लेयर्स को कि ये सब इतने इतने सिलेक्शन से चल रहे हैं, 87%, 80%। लेकिन अगर उसके नीचे एल पाउल एक ऐसी खिलाड़ी है जिसका सिलेक्शन पे आप देखेंगे तो मात्र 7.16% का सिलेक्शन है और इसे बहुत कम लोगों ने रखा है। मतलब यूं कहा जाए कि 100 लोगों ने टीम लगाया है तो उसमें से 7 लोगों ने इस प्लेयर को रखा है, 93 लोगों ने नहीं रखा है। मतलब यूं कहा जाए कि अगर इस वाले प्लेयर को अगर हम टीम में लेते हैं तो एलाइसा गार्डनर जैसे प्लेयर को अपने टीम में नहीं लेते हैं तो रिक्सी टीम जरूर होगा। लेकिन अगर एलाइसा गार्डनर फ्लॉप जाती है और लॉकी पॉल जैसे प्लेयर्स अगर परफॉर्मेंस कर लेती है तो एक ऐसी होनहार प्लेयर हो जाएगी जो आपकी टीम को पार लगा देगी, नहीं विनिंग से ज़्यादा जिता करके जाएगी। क्योंकि जब ये एवरेज पॉइंट करेगी ना ए गार्डनर, तो भाई 97 लोगों के लिए एवरेज पॉइंट करेगी। मतलब एक नंबर पे आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि सबके लिए कैप्टन और सबके लिए वाइस कैप्टन हो सकती है। लेकिन अगर वही लॉकी पॉल अगर जैसी प्लेयर अगर परफॉर्मेंस करती है तो 7% सिलेक्शन होगा और 7% सिलेक्शन होगा तो यूँ समझ लीजिए कि 93 लोगों का टीम फ्लॉप जाएगा, 7 लोगों का टीम ही अच्छा जाएगा और उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन पे डिपेंड करता है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन परसेंटेज का मतलब ये नहीं है कि जिस खिलाड़ी का 90%, 80%, 60%, 40%, 85% मतलब हाईयर सिलेक्शन हो उसी खिलाड़ी को टीम में लेंगे तो हम लोग ड्रीम 11 पे जीत पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हमेशा आपको इस चीज़ पे केयर करना होगा कि ज़्यादा सिलेक्शन वाले कुछ प्लेयर्स को तो लेना ही लेना है, लेकिन टीम में कम से कम 3 प्लेयर ऐसे लेना है जिसका सिलेक्शन जो है 8%, 5%, 6% के आसपास सिलेक्शन हो। मतलब 10% से नीचे सिलेक्शन हो। अगर ऐसे 10% से कम वाले प्लेयर अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर जाते हैं तो आपका जीतना पक्का है और आप अच्छा खासा जीत पाएंगे। तो ये 2 पॉइंट थी जिन्हें मैंने आपको बताया। अब थर्ड पॉइंट की अगर बात, सिलेक्शंस वाले प्लेयर्स को तो हमने बना लिया कि क्या करना चाहिए, सिलेक्शन हाईयर सिलेक्शन वाले प्लेयर को चाहिए या फिर कम सिलेक्शंस वाले प्लेयर चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं
वो करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने में। सी और वीसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि जब कोई व्यक्ति ड्रीम 11 पे टीम लगाता है तो ड्रीम 11 के नियम के अनुसार जो 11 प्लेयर को आप पिक करते हैं उसमें से एक कैप्टन और दूसरा वाइस कैप्टन होता है। कैप्टन टीम का अहम हिस्सा हो जाता है, तो वाइस कैप्टन टीम का सेकंड अहम हिस्सा हो जाता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कैप्टन की पॉइंट हो जाती है और उसके बाद वाइस कैप्टन की पॉइंट हो जाती है। मतलब अगर नॉर्मल प्लेयर ने आपको 50 पॉइंट दिया है तो कैप्टन आपको 100 पॉइंट दे के जाता है और वाइस कैप्टन आपको 50 की जगह 75 पॉइंट दे के जाता है। मतलब कैप्टन का डबल पॉइंट मिलता है, वाइस कैप्टन का 1.5 गुना पॉइंट मिलता है। तो भाई ऐसे प्लेयर का सिलेक्शन होना चाहिए जो कि हमारे लिए कैप्टन जैसा पॉइंट कर पाए और वाइस कैप्टन जैसा पॉइंट कर पाए। तो आपने अक्सर मैचेस देखे होंगे, उसमें से अगर आप विनर्स की टीम को निकालेंगे ना तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो कैप्टन होते हैं उनका अधिकतर पॉइंट 180 से ऊपर पॉइंट ही होता है ड्रीम टीम का। कि भाई कैप्टन का आज का जो पॉइंट रहा 180 पॉइंट रहा, या फिर कभी कभी तो 300, 400 और ओडीआई में तो 600 पॉइंट तक चला जाता है। और टेस्ट में भाई तो ऐसा सिर्फ कैप्टन का पॉइंट हो जाता है। तो हायर पॉइंट कैसे आएगा, किस खिलाड़ी को सिलेक्ट करे कि ज़्यादा पॉइंट मिलेगा और कैप्टन की भूमिका निभा पाएंगे। इस पिक्चर में आप देखिए, इस पिक्चर में जब ड्रीम 11 में आप पूरा टीम क्रिएट कर लेते हैं तो कैप्टन और वाइस कैप्टन को चुनने का जो ऑप्शन मिलता है वो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन होता है। और इस प्रकार का ऑप्शन जो होता है उसमें ऊपर से लेके नीचे तक खिलाड़ियों की लिस्ट दी जाएगी जो 11 खिलाड़ी आपने चुना है, और आपसे पूछा जाएगा कि आप इन 11 खिलाड़ी में से किसको कैप्टन बनाना चाहते हैं और किसको वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं। जिस खिलाड़ी को आप कैप्टन बनाते हैं उसके लिए आप देखिए सी और वीसी लिखा हुआ है, उसके लिए कैप्टन के लिए डबल पॉइंट हो जाता है, वाइस कैप्टन के लिए 1.5 गुना पॉइंट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है कि भाई कैप्टन किसको बनाया, उसका कितना सिलेक्शन है। तो आप देखेंगे ना, ये बेथ मनी है ऑस्ट्रेलिया की ओपनर जोड़ी है, एलाइसा हेली और बेथ मनी की। एलाइसा हेली टीम की कैप्टन है और बेथ मनी टीम की बैट्समैन है। तो अगर बात कर ली जाए बेथ मनी की सिलेक्शंस की तो आप देखेंगे कि इनका सिलेक्शंस कैप्टन के लिए 5.27% दिया हुआ है, 5.27%। तो वहीं वाइस कैप्टन के लिए 7.89% दिया हुआ है। मतलब कि हर 100 लोगों में से 5 लोगों ने बेथ मनी को कैप्टन बनाया हुआ है और 7 लोगों ने वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। वहीं अगर एलाइसा हेली की बात कर लेते हैं तो 100 में से 3 लोगों ने कैप्टन बनाया हुआ है और 4.46 लोगों ने वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। अब टोटल 11 प्लेयर का सिलेक्शन है। अगर इसमें हाईएस्ट सिलेक्शन अगर देखा जाए तो इलाइस पेरी है। इलाइस पेरी का कैप्टन के लिए 15% सिलेक्शन और वाइस कैप्टन के लिए 32% सिलेक्शन है। मतलब 100 में से 15 लोग जो सिलेक्ट करके रखे हैं उनको लगता है कि आज एलाइसा पेरी ही अच्छा खासा पॉइंट करने वाली है, सबसे ज़्यादा पॉइंट करने वाली है। लेकिन अगर वाइस कैप्टन में देखा जाए तो 100 में से 32 लोगों को सबसे ज़्यादा विश्वास है कि एलाइसा पेरी आज एवरेज पॉइंट करेगी, वाइस कैप्टन का पॉइंट करके जाएगी। तो कैप्टन को अगर 200 पॉइंट चाहिए ना तो वाइस कैप्टन को भाई 100 से ऊपर का पॉइंट चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों को विश्वास है कि आज एलाइसा पेरी कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट है और वाइस कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात कर लेते हैं एलाइसा गार्डनर की। तो एक गार्डनर को देखा जाए तो भाई 100 में से 54 लोगों ने अपना कैप्टन बनाया हुआ है। 100 लोगों ने अपने टीम में रखा है ए गार्डनर को, तो 54 लोगों को विश्वास है कि ए गार्डनर आज सबसे ज़्यादा पॉइंट करेगी और कैप्टन का परफॉर्मेंस करके जाएगी। और उससे 54 लोग को ये विश्वास है कि इतना कुछ होने वाला है और 15% लोगों को ये विश्वास है कि वाइस कैप्टन के लिए पॉइंट करके जाएगी। तो भाई सब लोग ए गार्डनर और एलाइसा पेरी पे दाव लगा रहे हैं कि भाई आज ये करेगा। अगर मान लिया जाए कि सबके टीम में 11 प्लेयर है सेम और यही टीम आज की मैच जीतती है, मैच विन कराती है, 1 नंबर पे आती है, तो भाई 100 में से इतने सारे लोगों का टीम अगर 1 नंबर पे आ जाता है और प्राइज है 1 करोड़ का, अगर 50-55 लोगों की टीम जो है 1 नंबर पे आ जाती है रैंक 1 पे, तो भाई ये जो ख्वाब देख रहे थे करोड़पति बनने का, पति बनने का, वो सिर्फ ख्वाब ही रह पाएगा, हम कभी जीत नहीं पाएंगे। ख्वाब को पूरा करने के लिए हमें इन खिलाड़ियों में से क्या करना होगा, हमें इन खिलाड़ियों में से ऐसे प्लेयर को चुनना होगा
जिस पे कोई दाव नहीं लगा रहे हैं उस पे हमें दाव लगाना होगा। तो भाई ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जैसे जी लुइस है आयरलैंड की टीम की। अगर इनको देखा जाए जी लुइस को, तो जी लुइस कोई ख़राब खिलाड़ी नहीं है, बहुत अच्छे खिलाड़ी है, अपने टीम के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। पी लिचफील्ड भी अच्छा परफॉर्मेंस करती है और इन लोगों का सिलेक्शन 1% और 2% के आसपास है। मतलब ये लोगों ने ज़्यादा पॉइंट किया तो इनको 1 नंबर पे आने पे कोई नहीं रोक सकता और हमें करोड़पति बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट चीज़ थे। पहला क्या था भाई? पहला था टॉस, दूसरा क्या था? परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन, और तीसरा क्या था? तीसरा था कैप्टन और वाइस कैप्टन। मतलब इन तीनों को सिलेक्ट करना आ गया तो मैच जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप टीम बनाते हैं तो हमेशा आपके 7 प्लेयर ऐसे होते हैं, 7 प्लेयर ऐसे होते हैं जो डीटी का हिस्सा होते हैं। मतलब डीटी क्या हुआ? ड्रीम टीम पॉइंट। मतलब 7 प्लेयर आपको ड्रीम टीम में आ ही जाते हैं। 3 से 4 प्लेयर ही ऐसे होते हैं जो ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं हो पाते हैं, तो इनको ड्रीम टीम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और इनको ड्रीम टीम का हिस्सा बनाने के लिए हमें हायर सिलेक्शंस वाले प्लेयर नहीं, हमें मीडियम सिलेक्शन वाले 2-3 प्लेयर चाहिए, ताकि उनका सिलेक्शन कम हो और हमारे टीम में हो, उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो और हम जीत पाएँ। तो इस तरह के टीम बनाना पड़ेगा। तो एंट्री हम लगाते हैं, एंट्री 49 का या फिर 39 का। तो भाई अगर हम ज़्यादा सिलेक्शंस वाले प्लेयर को हमेशा लेते हैं तो हमें यही उम्मीद रहेगी कि भाई अगर सबके टीम में है तो हमारा 49 का 49 रिटर्न आएगा या फिर 100 रुपये के आसपास जीत पाएंगे। लेकिन ये उम्मीद कभी भी नहीं लगा सकते हैं कि भाई इस वाले प्लेयर को जिसका कि सबने रखा है उससे हम करोड़पति बन जाएंगे। आपको हमेशा कम सिलेक्शन वाले प्लेयर को लेंगे, या तो 49 रुपये बुड़ सकता है या फिर रिटर्न भी हो सकता है, या फिर हम डायरेक्ट अगर जीतेंगे तो करोड़पति या लखपति तो जरूर बनेंगे। ये नहीं होगा कि जिसको सबने रखा उसको रख के हम भी आए। या तो करोड़पति बनो और नहीं बनना है तो खाकपति ही बन के रहो। ज़्यादा लोभ लालच करने की ज़रूरत नहीं है। टीम अगर बनाते हो तो ऐसा बनाओ या करोड़पति बनने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो भाई जम के लाइक कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि आपके लिए हम हमेशा टिप्स एंड ट्रिक्स ड्रीम11 से रिलेटेड लेके आते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।